स्वागत है बच्चे आपका अवनाइक एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं कि सी टेट और पी एस टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसीलिए आज हम एन सी आर टी की हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, जो कि इसके लिए बहुत ही उपयोगी होती है दोनों एग्ज़ाम्स के लिए, सी टेट और पी एस टेट की हिस्ट्री के लिए। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर, प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। तो यह सवाल बहुत ही रोचक था। हम जो कल हुआ था उसे रेडियोज़ पर सुन सकते हैं, टेलीविज़न पर देख सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, उसके बारे में हम कैसे पता करेंगे? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे। मान लीजिए आज से 100 साल पहले लोग क्या खाते होंगे, तब कौन सी फसलें होती होंगी, कैसे कपड़े होते होंगे, कैसे गहने होते होंगे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अकेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र एक में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो मानचित्र एक को हम देख लेते हैं। यह है मानचित्र एक और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नर्मदा नदी, ये है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी को आप देख पा रहे हैं। सतपुड़ा नदी के ऊपर ये है नर्मदा नदी। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का अखेट शिकार भी करते थे। तो अपने पेट पालने के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह करते थे और वे शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथार पहाड़ियों का पता लगाओ। ये आप देख सकते हैं सुलेमान और किरथार की पहाड़ियाँ। सुलेमान और किरथार की पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं। ये है किरथार पहाड़ी और ये है सुलेमान की पहाड़ियाँ। सुलेमान और किरथार की पहाड़ियाँ आप यहाँ देख सकते हो। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले क्या, गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले कौन सी खेती हुई, गेहूं और जौ की। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। यह लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारों तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। यहाँ पर है गारो पहाड़ियाँ, यहाँ पर है गारो पहाड़ियाँ और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ हम यहाँ देख सकते हैं। विंध्य पहाड़ियाँ। यह कुछ अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो हमें यहाँ पर क्या बात पता चली
कि जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया वो क्या थे, वह विंध्या के उत्तर में स्थित थे। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। यहाँ पर हम देख सकते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ है, ये रही सिंधु नदी। यह सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ हम देख सकते हैं सतलुज नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी, व्यास नदी। तो यह इसकी सहायक नदियाँ थी। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। यहाँ पर हम देख सकते हैं गंगा नदी और इसकी सहायक नदी कौन सी है, सोन नदी। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ। हाँ जी, लगा लिया। और इससे आगे क्या कह रहे हैं, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। तो बिहार जो आज का वर्तमान बिहार है, इसको पहले क्या कहा जाता था, मगध कहा जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। जैसे कि हम जानते हैं कि 7 उपमहाद्वीप हैं हमारे, जैसे एशिया, यूरोप, ऐसे कुल मिलाकर 7 उपमहाद्वीप हैं। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। मीन्स लोग एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के ऊपर जाते थे, उनके लिए यह यात्रा जोखिम भरी थी, उनकी जान भी चली जाती थी, लेकिन वह असंभव नहीं थी। अंत कभी कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। जैसे आज कई लोगों को काम नहीं मिलता तो वो फौरन चले जाते हैं, तो तब भी लोग काम की तलाश में एक से दूसरी जगह चले जाते थे, या फिर आपदाओं के कारण जाते थे, जैसे भूचाल आ गया या कभी सुनामी आ गई, तो इसके कारण भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी भी कभी काफले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। इसी तरह व्यापारी भी अपने व्यापार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि वास्को डी गामा भारतीय मसालों की खोज में भारत आया था। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुक होकर भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो जब लोग एक दूसरे से मिले, उनको अपने एक दूसरे के विचारों का पता लगा, खाने पीने का पता लगा, एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता लगा। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो आप सोचने वाली बात है कि अब लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वह ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए और यहीं बस गए। मानचित्र 1 को हम देखते हैं कि इसके आसपास आप देख सकते हैं कि अरब सागर है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, तो तीनों और क्या है, समुंदर है। और ऊपर देख सकते हैं क्या, हिमालय की पहाड़ियां हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि एक तरफ से तो पहाड़ियों से घिरा हुआ था और तीनों ओर से समुंदर से घिरा हुआ था भारतीय उपमहाद्वीप। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृत परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं।
अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। तो आप ईरान और यूनान का पता लगाएं अपने एटलस में। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। यह पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। जो पुस्तक हाथ से लिखी गई है उसे क्या कहा जाता है? पांडुलिपि। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, उसे क्या कहा जाता है? पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। यह शब्द लैटिन मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। यह पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुजर नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो किस पर लिखी जाती थी? भोजपत्र पर। तो यह पांडुलिपि आप देख सकते हैं, यह भोजपत्र पर लिखी गई है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी हमें ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय यह पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती थीं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो यह बात हमें याद रखनी है कि प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। तो इससे हमें समझ आती है कि जो राजा होते थे वो अपना आदेश इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उसको पढ़ सकें, जान सकें और उसकी पालना कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों में भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने से क्या क्या कठिनाइयाँ आती थीं? इससे अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। इससे पहले अगर हम इस अभिलेख को देखें, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के गंधार में स्थित है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगी।
जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किस लिपि का प्रयोग करते हैं? लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो यह कौन सी लिपियों का है? एक तो यूनानी तथा अरमाइक, दो लिपियों में लिखा गया है। प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं, एक पुराना चांदी का सिक्का। तो देख सकते हैं आप एक पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करवाते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थरों, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। आर्कोलॉजिस्ट जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या आर्कोलॉजिस्ट को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? तो यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अंत इतिहासकार तथा आर्कोलॉजिस्ट उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग लोग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, इस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। इस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालकों जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। हम देख सकते हैं कि जो राजा होते थे वो अपनी जो लड़ी की लड़ाइयाँ थी उन्हें लिखवा लेते थे, चाहे पुस्तक में या अभिलेख में, जबकि आम आदमी जो मछुआरा, शिकारी, वो ऐसी चीज़ें नहीं कर पाते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिली है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत जानना शेष है। तिथियों का मतलब। तो तिथियों का क्या मतलब होता है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जा सकती है। अंत 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे।
इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिखा पाती हो। यह एनो डामनी, क्या है? एनो डामिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए किया होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कितने वर्ष? 200 वर्ष पूर्व। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले है। तो इसी के साथ हमारा आज का यह चैप्टर समाप्त होता है। तो हम कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।